नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश सर में। दोस्तों, हम लोग जिस इतिहास की बात कर रहे थे, इतिहास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की थी और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बताया था ये एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु पड़ा। इत्यादि इत्यादि कारणों पर हमने चर्चा करी। उसके हमने महत्वपूर्ण 7 शहरों की बात करी थी, जिनमें से 3 पाकिस्तान में थे, जो हम बात कर चुके हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रहूदड़ो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगे की, और आगे जो भारत के शहर हैं हम उनकी बात करेंगे। जैसे भारत का जो पहला शहर है वो शहर है लोथल। लोथल की आज हम बात करेंगे। यह नगर भारत के गुजरात राज्य के खंबात, दोस्तों ध्यान रखिएगा, खंबात की खाड़ी। अगर हम बात करेंगे दोस्तों खंबात की खाड़ी की, तो अगर आपने गुजरात का क्षेत्र देखा होगा तो वहीं पर खंबात की खाड़ी है। जैसे दोस्तों मैं ये आपको बताऊं, अगर ये भारत है, भारत में अगर मैं इस भारत को बनाऊं, कुछ इस तरह से नक्शा आएगा भारत का, तो कुछ इस तरह से दोस्तों भारत का होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है खाड़ी। दोस्तों, खाड़ी की परिभाषा में फर्क क्या है? जो खाड़ी 3 तरफ से और स्थल से और एक तरफ से जल से घिरी होती है, उसी को हम बोलते हैं खाड़ी। जबकि इसके विपरीत होता है द्वीप। अगर हम दोस्तों प्रायद्वीप की बात करें तो ये प्रायद्वीप आपको पता है, जो कि दक्षिण भारत का क्षेत्र कहा जाता है नीचे का। इसमें क्या होता है कि 3 तरफ जल होता है और एक तरफ स्थल। तो दोस्तों, अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल जो राज्य है वो मैंने बताया गुजरात राज्य के खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो यही है कि यहाँ से बंदरगाह, आपके पेपर में लिख के आएगा गोदीवाड़ा। यानी अगर पूछता है कि सबसे बड़ा गोदीवाड़ा के कहाँ मिला है या गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप बताएंगे लोथल। इसके बाद हम यहाँ से बात बने तो इसके यहाँ पर मनका बनाने के कारखाने के लिए ये बड़ा फेमस रहा था नगर। यहीं से हमें प्राप्त हुए हैं युगल समाधान, यानी कि शवों को दफनाने की जोड़ों में जो प्रथा है वो यहीं पर हमें मिली है। इसी को हम मान सकते हैं कि सती प्रथा का संकेत। तो सती प्रथा का संकेत आपको किस सभ्यता से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता। और किस स्थान से मिला? तो लोथल। वहीं बात करेंगे आप अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं दोस्तों? लोथल। चलिए दोस्तों, आगे हम नगर पे आते हैं कालीबंगा। इस काली मीन्स होता है काला रंग और बंगा मीन्स होता है चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां हम कह सकते हैं कालीबंगा, यानी काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ है। और यह नगर राजस्थान के, दोस्तों ध्यान रखिएगा, गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। लेकिन वर्तमान समय में इसे देखिए दोस्तों, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, गंगानगर कहा गया, लेकिन वर्तमान में अब ये किस जिले में आ गया है? हनुमानगढ़ जिले में। अगर हम यहाँ से बात करें तो इतिहास में यहाँ से भूकंप के साक्ष्य के मिले हैं। यहीं पर हमें एक ही खेत में 2 फसलें, और वो फसलें कौन कौन सी थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, चना व सरसों बोए जाने के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले। यहाँ पर भी युगल समाधान के साक्ष्य हैं। लेकिन सबसे पहले कहाँ है दोस्तों? लोथल। और यहाँ पर भी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। यहाँ की जो मोहरें होती थी वो चौकोर और वर्गाकार होती थी, तथा वो किस पत्थर से बनी होती थी दोस्तों? सेल खड़ी के पत्थर से बनी होती थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले शहर पे आते हैं हम, बनावली। अगर हम बनावली की बात करें तो यह नगर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहीं से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? हल के साक्ष्य मिले हैं। नारी की मिट्टी की मूर्तियां तथा अच्छे किस्म की जौ के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं दोस्तों? बनावली से।
दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि मैं जितने भी अभी तक लिखवाए हैं लोथल, कालीबंगा या बनावली, इनके मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस नगर की खोज किसने की। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक चार्ट बना ली है, वो मैं आपको आखिरी वीडियो के बाद जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट लेंगे उसमें आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों देखते हैं इसका अंतिम जो 7वां नगर है वो है धौलावीरा। यह नगर दोस्तों कहाँ है तो आप ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य में है। इसकी खुदाई 1990 में रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा कराई गई थी। यह नगर 3 भागों में, जिसे हम अपर सिटी, मिडिल सिटी और लोअर सिटी कहते हैं, में बांटा गया है। सैंधव सभ्यता लिपि, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम आदि के साक्ष्य में या फिर फूड सिटी के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त है। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहां से दोस्तों कि हमें अपर सिटी, मिडिल सिटी या लोअर सिटी में किस नगर को बांटा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या सिंधु सभ्यता लिपि का पता कहां से लगा, तो धौलावीरा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण विशेषताएं की। सिंधु घाटी की अगर महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला हमने बताया था ये सिंधु घाटी सभ्यता में इसके नामकरण का अध्ययन करें अगर हम, तो नामकरण के अध्ययन से सभ्यता को अनेक नामों से भी जाना जाता है। सबसे इसका लोकप्रिय नाम है सैंधव सभ्यता, जो जॉन मार्शल महोदय ने दिया, जबकि इसकी तकनीकी नाम जिसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता था। अब दोस्तों तकनीकी नाम कांस्ययुगीन क्यों था? सिंधु नदी के किनारे तो सैंधव प्रांत था, सिंध प्रांत था, तो सैंधव सभ्यता। वहीं इसी समय कांसे की खोज हुई तो इसे हमने क्या कह दिया, कांस्ययुगीन सभ्यता। इस सभ्यता के गैर भौगोलिक नाम, पुरातात्विक नाम और सर्वाधिक नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्यों कहा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता? मैंने बताया था खोजे गए नगर जो सबसे पहला था वो कौन सा था, हमारा हड़प्पा, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, हड़प्पा सभ्यता कह दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके आदि ऐतिहासिक सभ्यता की बात करें, यदि सैंधव सभ्यताओं के निर्माताओं का पता लगाया जाए तो सैंधव सभ्यताओं के निर्माताओं के जनक व सर्जक बहुत लोग हैं। इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दस्यु, भूमध्य सागरीय, पुर्टो, मंगोल, अल्पाइन, नीग्रो प्रजाति का यहाँ पर कोई योगदान नहीं मिलता है दोस्तों। बस यही प्रश्न बनता है कि इनमें से किनका योगदान है, तो उसमें आपका आंसर नीग्रो नहीं होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर हम सिंधु सभ्यता के समय का अध्ययन करें, जिसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो लगभग ये 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रही, जबकि इसका विकसित समय यानी 500 वर्षों को इसको विकसित समय माना जाता है। अगर इसकी अवधि की बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच। लेकिन वैज्ञानिक समय का अध्ययन करें, जिसे हम लोग कार्बन डेटिंग किस बात कहें, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, तो इसका जो काल है वो बताया जाता है 2300 से 1750। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मली पूछता है तो 2500 से 1500, लेकिन कार्बन डेटिंग के हिसाब से सभ्यता का समय था 2300 से 1750। दोस्तों आगे देखते हैं, अगर हम सैंधव सभ्यता के अंतर्गत इसकी लेखन शैली, दोस्तों ध्यान होगा जब मैंने इतिहास की शुरुआत कराई थी तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। प्राक इतिहास, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, जिसमें हमने पढ़े थे पाषाण काल और ताम्रपाषाण। दूसरा था आदि इतिहास। आदि इतिहास का लिखित विवरण तो था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका था, और उसी का भाग है सिंधु या सैंधव सभ्यता। तो दोस्तों अगर यहाँ की लेखन शैली का अध्ययन किया जाए तो उसे लिखने का ढंग पहले दाएं से बाएं था, जैसा कि आप लोग लिखते हैं दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। दोस्तों यानी कि पहले आप नहीं लिखते, उर्दू लिखी जाती है, फिर नॉर्मली जैसे देवनागरी लिखी जाती है। और इस लिपि का दोस्तों नाम था बुज़्दो फेदम। सबसे पुरानी लिपि अगर आपसे पूछेगा तो ब्राह्मी नदी के किनारे थी ब्राह्मी लिपि, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज है इस लिपि का नाम बुज़्दो फेदम, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। और दोस्तों एक चीज और बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्र प्रधान थी। चित्र प्रधान मतलब अपने चित्रों के द्वारा इसे दर्शाया गया। मैंने बताया कि दोस्तों अभी तक ये किसी भी विद्वान के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि सैंधव सभ्यता के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन किया जाए तो उत्तर में ये कश्मीर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं,
उत्तर में कश्मीर के मांडा यानी चिनाब नदी से लेकर पश्चिम दक्कन महाराष्ट्र के दैमाबाद यानी कि दक्षिण में ये दैमाबाद तक इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। जबकि पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दश्क नदी के तट से स्थित सुतका के इंडोर, ये मैंने दोस्तों आपको लिखवा चुका हूं पहले भी, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ के यमुना की पास है, आपको ध्यान होगा, हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। यानी दोस्तों उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान, और इस क्षेत्र में ये फैली है। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 1400 और पूर्व से पश्चिम है 1600 किलोमीटर। अगर हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना होता है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अगर हम पहले की बात करें तो ये लगभग 13 लाख था, लेकिन वर्तमान में ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। इस प्रकार की घाटी का कुल आकार कैसा है दोस्तों, चतुर्भुजाकार। लेकिन अगर कभी भी प्रश्न आए तो इसका जो वास्तविक आकार है वो आपको ध्यान रखना है, कैसा है दोस्तों, त्रिभुजाकार। जैसा कि मैंने इस चित्र में आपको दिखाया है, ये देखिए उत्तर का मांडा जिसकी बात करी, दक्षिण में दैमाबाद, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर और बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर। तो ये देखिए इसकी जो इस तरह से कुछ है, तो दोस्तों ये इस तरह से है कुछ, आप देखेंगे जैसे कि मैंने चित्र बनाया है, तो इसीलिए इसका वास्तविक कहा जाता है त्रिभुजाकार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी आकृति सिंधु घाटी की कैसी है, त्रिभुजाकार। दोस्तों आगे अगर हम बात करें सैंधव सभ्यता के आर्थिक क्रियाकलाप, अगर आर्थिक क्रियाकलापों का हम अध्ययन किया जाए तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 9 फसलों का उत्पादन किया जाता था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 9 फसलों का उत्पादन होता था। अगर इसमें मुख्य फसलों की बात करें तो मुख्य फसलों में हमारी कौन आती थी, गेहूं, जौ इत्यादि। चना और सरसों के प्रभाव कालीबंगा में देखने को मिलता है, और मैंने जैसे कि बताया था कि अच्छी किस्म की जौ हमें कहाँ मिली थी, बनावली में। जबकि चावल का प्रमाण हमें कहाँ मिला है, रंगपुर और लोथल में। कपास की खेती का प्रमाण भी मिला है हमें सिंध प्रांत से। दोस्तों आगे बात करते हैं, अगर हम इसके व्यापारिक संबंध की बात करें तो इसके व्यापारिक संबंध उस समय होते थे अफगानिस्तान, चीन, डेनमार्क, बहरीन, मेलुहा यानी कि मोहनजोदड़ो का ईरान और मेसोपोटामिया यानी कि इराक से हुआ करते थे। लेकिन इसका घनिष्ठ व्यापारिक संबंध जो था वो मेसोपोटामिया, जब भी हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ इनका कोई व्यापारिक संबंध नहीं था। बस यही प्रश्न आता है कि किन लोगों से या किस देश के लोगों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध नहीं था। तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लोगों से। अगर हम बात करें सैंधव सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं की, तो महत्वपूर्ण विशेषताओं के उल्लेख की बात करें तो सबसे पहले हमने बताया मातृ देवी की पूजा, पशुपति शिव की पूजा, नर पूजा, नारी पूजा इत्यादि की बात, हम प्रतीक चिन्हों की पूजा, स्वास्तिक। देखिए दोस्तों हिंदू धर्म में आपने देखा होगा स्वास्तिक बनाते हैं कुछ इस तरह से, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। तो स्वास्तिक जिसे हम शुभ और लाभ की बात करें, सूर्य की उपासना, पशु पक्षियों की पूजा, वृक्ष पूजा, नदी पूजा, समुद्र पूजा, नाग पूजा इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम पड़ाव पर हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक का मतलब होता था जो घर की मुखिया होती थी वो माता होती थी। सिंधु घाटी को अगर हम बात करें छोड़ दें तो बाकी सभी देशों में पितृ सत्तात्मक ही रहा है, लेकिन भारत में मातृ सत्तात्मक रहा है, दक्षिण अफ्रीका और केरल को छोड़कर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें अब सिंधु सभ्यता के पतन की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के पतन के बहुत से कारण थे। कुछ मानवीय कारण थे जैसे आर्यों का आक्रमण, कुछ आर्थिक कारण थे, भूमि पर जनसंख्या का दबाव, प्राकृतिक कारण थे क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से जलवायु परिवर्तन, जल प्लावन जिसे सुनामी, भीषण अग्निकांड इत्यादि से
यहाँ पर क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया है सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम आपके लिए लेके आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं और अब तक जिन जिन परीक्षाओं में सिंधु घाटी से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं सब आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ज्यादा प्यार देंगे तभी मैं आगे अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा। धन्यवाद।